कुछ नहीं मिला तो टीचर बन जाते हैं। फ़ोन की मेमोरी हम इतना देखो इतनी सेफ रखते हैं कि स्टोरेज फुल हो गई तो फोटो कैसे लेंगे। या तो उनका जैसे फ्रेंड सर्कल, क्योंकि बच्चे का कामयाब होना ना उसका फ्रेंड सर्कल। ये कि आप कोई भी स्ट्रीम ले लें, आर्ट्स ले लो, साइंस ले लो, ठीक है, या कॉमर्स ले लो, आप हर किसी सब्जेक्ट में टीचर बन सकते हैं। तो टीचर का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बट जितना पढ़ा है वो उसका इंटरेस्ट मतलब बना पा रहा है। स्वागत है दोस्तों आज के इस पॉडकास्ट में। इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो पढ़ना होगा, और आज हमारे साथ हैं एक टीचर जो कि काफ़ी सक्सेसफुल टीचर है। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको 2-3 चीज़ों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। 10th या 12th में आप सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेके, या ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेके अगर आप कन्फ्यूज़न में हैं तो उसका आपको जवाब मिलेगा। थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़े से टिप्स ट्रिक्स एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के, और इंस्पिरेशन तो भरपूर मिलेगा। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं सरीना बिश्नोई जी, और ये एक सक्सेसफुल टीचर हैं। तो इसलिए आज हम इनको लेके आए, क्योंकि बच्चों को गाइड करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन टीचर्स ही होते हैं। तो स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए। खतेवाड़ डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी 10th तक की एजुकेशन, 12th तक की एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल से की है। 10th तक गांव में की थी, 12th तक जो है पास में सिटी है वहाँ से की, और मैंने 11th-12th में नॉन मेडिकल लिया था। नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये पढ़ा, और उसके बाद वहाँ पे मुझे टीचर्स मिले। उनकी वजह से मेरा इंटरेस्ट जो है वो बेसिकली टीचिंग में ही डेवलप हो गया, और उसमें से मुझे एक सब्जेक्ट टीचर्स की हेल्प से जो सब्जेक्ट चॉइस हुई वो मेरे को जो फेवरेट सब्जेक्ट बना, दैट इज़ केमिस्ट्री। तो फिर मैंने 12th के बाद ग्रेजुएशन की, अपनी बीएससी की हिसार से, डीएनपीजी कॉलेज से। और जब मैंने बीएससी की तब भी क्या हुआ कि मेरे यहाँ पर जो टीचर्स थे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, उसमें से जो केमिस्ट्री के टीचर्स थे ना, मतलब उनसे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस मिली। और ग्रेजुएशन के दौरान कहते हैं ना कि आप पढ़ते हो लेकिन मैं बोल नहीं पाती थी। बोलने का एक मेरे में वो नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था कि आप सामने आकर के किसी के सामने बोल पाओ, अपनी बात रख पाओ। तो मैंने यहाँ कॉलेज में आकर के एनसीसी ली थी, एनसीसी एयर विंग। और मैं ये कह सकती हूँ कि वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। कहते हैं ना कि अकेली एजुकेशन से कुछ नहीं होता है अगर व्यवहार नहीं है आपके पास है तो एनसीसी ने मुझे कह दो बोल्ड बना दिया, बोलना सिखा दिया, कॉन्फिडेंस डेवलप कर दिया, मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग बना दिया, हर चीज़ सिखाई। तो ये भी बहुत एक अच्छा, और मैं अपनी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बताती हूँ एनसीसी को, कि अगर मैं उसमें गई हूँ तो मेरी एजुकेशन का मुझे इतना बेनिफिट है। उसके बाद मैंने एंट्रेंस दिए मास्टर्स के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट तो केमिस्ट्री में डेवलप हो ही गया था। तो फिर मेरा एंट्रेंस क्लियर हो गए थे इसके, गुरुजम्बेश यूनिवर्सिटी का, यहाँ एडमिशन ले लिया था। लेकिन उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का भी हो रखा था, तो उसकी लास्ट काउंसलिंग के अंदर मेरा एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज में। फिर मैंने वहाँ से अपनी मास्टर्स इन केमिस्ट्री की। तो ये मेरी पढ़ाई की जर्नी रही थी कि गांव में पढ़ा, फिर यहाँ पढ़ा हिसार में, फिर चंडीगढ़ चले गए, वहाँ से मास्टर्स की। जब वहाँ मास्टर्स कर रही थी ना मैं, वहाँ पे भी जो टीचर थे उनसे मुझे गाइडेंस मिली कि आप नेट कर लो। नेट मास्टर्स के बाद वो सजेस्ट करते हैं, और टीचर भी बहुत अच्छे थे, अच्छा पढ़ाते थे काफ़ी। तो फिर मैंने वहाँ से मास्टर्स करते गांव में आ गई, साथ में नेट की तैयारी करने लगी। तो गांव में ऐसे सजेस्ट कर दिया किसी ने कि साथ में बीएड कर लो, तो अपना टाइम भी वो नहीं होगा और तैयारी कर लो। इधर से मैंने बीएड में एडमिशन ले लिया, इधर से मैंने नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। नेट भी क्लियर हो गया केमिस्ट्री से, और बीएड भी साथ साथ हो गई। ठीक है, मतलब नेट आपने पढ़ाई मास्टर्स के साथ ही? हाँ, मास्टर्स करते ही उसके तुरंत बाद। तो फिर आपने टाइम को कैसे मैनेज किया, क्योंकि नेट के लिए तो मतलब काफ़ी पढ़ना पड़ता है ना? हाँ, उसका ऐसा है, काफ़ी पढ़ना पड़ता है अगर आपने मास्टर्स में अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। मास्टर्स में टीचर्स ये बहुत अच्छे थे, एक तो जहाँ हमें मिला, और एक ठीक है उनके साथ साथ हमें तब से एक माइंड में डाल दिया गया था, प्रैक्टिस तो कर ही रहे थे 2 साल से, बस फिर पर्टिकुलर 6 मंथ उसको दिया और एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम हो गया। ये हो गया था क्योंकि फिर वो टाइम मैनेज हो गया, क्योंकि हमने मास्टर्स में इतना पढ़ा। नहीं तो ठीक है, फिर अपने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे काम तो करना ही पड़ेगा, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो उसके बाद फिर आगे? उसके बाद सर मैंने बीएड की, और बीएड करने के बाद में सोचा कि चलो ठीक है पढ़ा लेते हैं, टीचिंग में जाना ही था, और टीचिंग तो चॉइस थी। तो फिर मैंने टीचिंग में जाए तो स्टार्ट किया, एक प्राइवेट स्कूल था हरियाणा बोर्ड का, गांव में ही, वहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया। और कहते हैं ना कि आपकी फर्स्ट सैलरी जो आपको एक अलग ही सुकून देती है, क्योंकि हर टाइम तो आप पेरेंट्स को बोलते हो, उनसे लेते हो। तो मेरी पहली सैलरी थी, मुझे बड़ा प्राउड फील होता है उसको बताते हुए, 14,500 रुपये। अच्छा, बहुत लगे थे, ऐसे लगे थे बहुत है ये तो
तो 14,500 रुपये थे। फिर मैंने बीएड की, वहाँ पढ़ाया। जब मैं वहाँ गई ना एक्चुअली में पढ़ाने में, तो क्या हुआ, वहाँ जब मेरा इंटरव्यू लिया गया तो डायरेक्टर सर मुझे कहने लगे, बेटा तेरे से 11th-12th के बच्चे नहीं डटेंगे, तो तुझे हमें नहीं दे सकते 11th-12th, तो छोटे बच्चों को पढ़ा ले। मैंने कहा कि मैं तो बड़े बच्चों को पढ़ाऊंगी क्योंकि मेरा तो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। तो कहने लगे तो छोटे को पढ़ा ले, बड़े बच्चे तुमसे नहीं डरेंगे क्योंकि तुम तो खुद ही बच्चे लगते हो। मैंने कहा ठीक है भाई। ऐसे मैंने मान ली सर की बात, मैं पढ़ाने लगी। हुआ क्या, स्कूल में से केमिस्ट्री का टीचर चला गया। मैं 6th 7th 8th को पढ़ा रही थी साइंस। टीचर चला गया तो बस उनके पास एट ए टाइम टीचर नहीं था, तो सर ने मुझे एडजस्टमेंट बेस पे क्लास दी तो पढ़ाने लगी मैं। उसके बाद कोई टीचर लेने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई उन्हें, और ऐसे करके मैं उसमें सीधा ही पीजीटी मतलब कह सकते हैं हम कि 11th-12th को टीच करने लग गए, 9th 10th 11th और 12th। तो वहाँ पे आप केमिस्ट्री? हाँ, केमिस्ट्री टीच करती थी मैं। 9th 10th में भी पर्टिकुलर सेक्शन केमिस्ट्री ही टीच करने लगी फिर मैं। और ठीक है, वो मेरा सब्जेक्ट भी इतना अच्छा था, पसंद था मुझे, और पसंद की काम कर रही थी तो मज़ा आने लगा। जब करने लगी तो साथ में कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि सीबीएसई स्कूल में पढ़ा ले, सीबीएसई बोर्ड अच्छा है, हरियाणा बोर्ड के बेटर में, उसमें बेटर अपॉर्चुनिटी है, तेरे में अच्छा पोटेंशियल, अच्छा पढ़ाती है। फिर मैंने वो 1 साल उस स्कूल में कंप्लीट किया अपना। नेक्स्ट एक सीबीएसई स्कूल ज्वाइन कर लिया गांव में। उसमें मेरी सैलरी हो गई 17,500, इंक्रीमेंट बन गया और बोर्ड भी चेंज हो गया। फिर मैंने सोचा कि ठीक है ये कर रही हूँ। तब तक मैंने टेट एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे, मतलब ये आइडिया नहीं था कि ये जो मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ इसके लिए टीचिंग एग्ज़ाम्स दूंगी या कुछ भी ऐसा, क्योंकि पढ़ा रही हूँ और आकर के ट्यूशन पढ़ाना, तो पढ़ाई में घुस गई, पढ़ाने में इतना घुस गई कि खुद का ही ख्याल नहीं। फिर ध्यान आया कि ठीक है टीचिंग एग्ज़ाम्स देते हैं। फिर मैं एक स्कूल में, उसके बाद मैंने एक और स्कूल ज्वाइन किया, वो भी सीबीएसई बोर्ड से था। वहाँ करते करते मुझे ख्याल आया कि स्कूल में मैं सुबह से शाम तक काम करती हूँ। होता क्या है, देखो सच तो ये भी है कि प्राइवेट स्कूल में घर आने के बाद भी आपको काम करना पड़ेगा। पेरेंट्स को कॉल करनी है, आज पीटीएम है, संडे भी जाना है, आपके पास संडे भी नहीं है। तो मैंने फिर अपने आप को बैठ के एनालाइज़ किया कि टाइम तो खुद को नहीं दे पा रही हूँ, बाकी सब कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में जो मैं खुद हूँ वो मैं खुद को ही टाइम नहीं दे पा रही हूँ। मैंने ना वो स्कूल 2 महीने में स्विच कर दिया। मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है, पर मुझे इतना पता था कि अगर मैं ये करती रही तो मेरे टीचिंग एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि मैं खुद को टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो उसको टाइम तो देना ही पड़ेगा। लेक्चर लेने लगी एकेडमीज़ में नॉर्मल कि 3 घंटे पढ़ा दिया, 4 घंटे पढ़ा दिया, पूरा टाइम अपने लिए बचा, उसमें अपने टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो ऐसे ऐसे करके टीचिंग में इंटरेस्ट बनता ही गया। सही है, मतलब फिर कंपटीशन एग्ज़ाम में पढ़ाने आप इसलिए आए क्योंकि टाइम बचाना था आपको? बिल्कुल। देखो टीचिंग तो पैशन है, उसको कंटिन्यू रखना है, पैशन को छोड़ नहीं पा रही, क्योंकि वो भी अंदर में कहते हैं ना लत लग गई, ठीक है, और नशा हो गया, तो उसको छोड़ भी नहीं पा रही हूँ। और अगर वो पूरा टाइम प्राइवेट स्कूल में लगी हुई हूँ तो खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि पार्ट टाइम जॉब भी कर लेते हैं, टीचिंग है ये अपना, ठीक है। देखो सीधी सी बात है, पैसे की भी जरूरत सबको होती है, कोई कुछ भी कहे, है ना। आप तैयारी कर रहे हैं तो फॉर्म भरेंगे, किस लिए कब तक? पैसों के लिए तो कर रहे हैं। हाँ, बट पेरेंट्स को कब तक उन पर डिपेंड रहेंगे ना। तो मैंने पार्ट टाइम अकेडमी ज्वाइन कर ली, उसमें पढ़ाना स्टार्ट किया, अच्छी खासी अर्निंग हो गई। आने के बाद में अपना बढ़िया पढ़ो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, उसमें पढ़ने लगी और पढ़ा के सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया था, टाइम मैनेज कर लिया। मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि सेल्फ एनालिसिस इज़ नेसेसरी। खुद को मैंने एनालाइज किया ना बैठ करके कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मुझे चाहिए और क्या मुझे होना चाहिए, तब मुझे ये चीज़ निकल करके आई और मैंने स्विच कर दिया फिर वहाँ से, स्कूल से, और फिर अकेडमी में आई थी। तो आपको क्या डिफरेंस लगा, मतलब जैसे आप स्कूल में पढ़ा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे, 10th 12th जो थे उनको आप पढ़ा रहे थे, और एक कंपटीशन के बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो क्या डिफरेंस लगा आपको पढ़ाई में? डिफरेंस तो देखो 9 to 12 आप ये कह दो कि बोर्ड ओरिएंटेड स्टडी, एक बेसिक एजुकेशन जिसको आप कह सकते हैं, फाउंडेशन है, वो पढ़ा रहे थे हम। जब कंपटीशन में हम आते हैं और पढ़ाने लगते हैं बच्चों को, कंपटीशन में बेसिकली मैंने जनरल साइंस पढ़ाना स्टार्ट किया था, क्योंकि बेसिकली थी तो साइंस से ही। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे तो हर बच्चा आएगा जो ग्रेजुएशन के बाद, ज़्यादातर बच्चे थे, या 12th के बाद भी आ जाते हैं कंपटीशन में। तो वहाँ मुझे थोड़ा सा ये तो एक देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो फेस हुई थी, सबसे पहले खुद को ही, कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे पढ़ाने पड़े थे, और मैं टोटली इंग्लिश मीडियम में आ चुकी थी तब तक, पर काम किया था और बैकग्राउंड तो हिंदी मीडियम था क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की विद्यार्थी हैं। तो फिर वो हो गया काम उस पर। फिर मैंने बच्चों में ऑब्जर्व किया कि जो कंपटीशन का बच्चा है उसको सिलेबस करवाना है हमें ना, और वो सारा सिलेबस 6 to 10th 12th कह सकते हो आप, ऑलमोस्ट एनसीईआरटी आती ही है हर सब्जेक्ट की। वो जो नींव जिसको आप बोलते हैं, बेसिक एजुकेशन जिसको आप कह रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो वहाँ आपको बच्चों को पढ़ाने में वहाँ एफर्ट ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, उनको एफर्ट के साथ साथ मोटिवेशन देना पड़ रहा है कि आप अपनी चीज़ों को कर लो, आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट छूट गया था लेकिन हम जब चाहें तब शुरुआत कर सकते हैं। थोड़ा सा वहाँ नीड फील हुई थी। मतलब आपको ये लगा, मतलब ये फील हुआ है कि जो 10th
12th 11 जो स्कूल के बच्चे हैं वो ज़्यादा डेडिकेटेड हैं साइंस में, और जो कंपटीशन के हैं वो इतना डेडिकेशन दे ही नहीं रहे साइंस को। साइंस को डेडिकेशन नहीं दे रहे हैं, साइंस के नाम से डर रहे हैं कंपटीशन वाले बच्चे, ये सच है। और ये सच यूं भी है क्योंकि बच्चा यूं भी सोचता है कि स्ट्रीम भी चेंज, कुछ बच्चों के पास आर्ट्स भी होंगे कंपटीशन वालों के पास, तो कॉमर्स भी होंगी, तो उनको साइंस बहुत मुश्किल लग रही होगी इसलिए। लेकिन ठीक है, चीज़ें अच्छी हुई, बढ़िया पढ़ाया, बच्चों ने भी कोऑपरेट दिया और कोऑपरेशन किया है, साइंस भी अच्छी चली है। तो थोड़ा सा अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी पे भी डिपेंड कर जाता है। देखो सारा बच्चों पे हम नहीं कह सकते, हम खुद भी मायने रखते हैं कि हम क्या दे रहे हैं सामने वाले को ना। इंटरेस्ट डेवलप कर सकता है एक टीचर चाहे तो। ये चीज़ सही है, क्योंकि पहले एक सर आए थे वो भी यही कह रहे थे कि अगर कोई टीचर बच्चों में इंटरेस्ट नहीं बना पा रहा अपने सब्जेक्ट का तो वो एक्चुअल में टीचर नहीं है। एग्जैक्टली। कि टीचर का बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बट जितना पढ़ा है वो उसका इंटरेस्ट बच्चों का मतलब बना पा रहा है हाँ। class में। मेरी तो देखो सर एक ही थ्योरी है, चाहे मैं बच्चों को पढ़ाऊँ, कंपटीशन वालों को पढ़ाऊँ, या मैं अपनी ज़िंदगी में कोई काम करूँ, मैंने तो उसमें एक चीज़ डाल रखी है, एक ही थ्योरी है कि मैं उस चीज़ को फिर जीतती हूँ। मैं यूँ नहीं कि मैं पढ़ा रही हूँ, स्कूल में पढ़ा रही हूँ, कंपटीशन में पढ़ा रही हूँ, या कोई बड़ी एकेडमी है या फिर कुछ भी है, या मैं कोई काम अपने घर पे भी कर रही हूँ, मतलब मैं कर नहीं रही फिर वो काम, उसको मैं जी रही हूँ। और जब आप किसी चीज़ को जी रहे होते हो ना, तो सामने वाले को भी उस में जीना सिखा दोगे। और वो सब्जेक्ट अगर बच्चा जीने लगा तो फिर उसको सब्जेक्ट नहीं लगेगा, हो उसको उसका मेन इंटरेस्ट बन ही जाएगा। और वो टीचर के हाथ में होता है। ये मैं देखो बच्चों की बात हम कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रोल हमारा बहुत रहता है। मैं तो खुद अपनी बात मानती हूँ, स्वीकार कर भी लेनी चाहिए जो चीज़ें अपने बस में है ना, कि टीचर की टीचिंग मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप अपने बच्चों को अपने साथ कनेक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर बच्चा कनेक्ट हो गया तो कोई भी सब्जेक्ट हो खूब पढ़ेगा। इसीलिए जो टेट एग्जाम्स हैं उनमें टीचिंग मेथोडोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, बिल्कुल इसीलिए पूछते हैं। आपको पढ़ाना भी तो आना चाहिए अच्छे से। मान लो ये तो ठीक है, कंपटीशन में आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, तो अब जैसे अगर कोई टीचर बनना चाह रहा है तो अभी देखो जनरली अभी जो एक मिथ है या मतलब पता नहीं हकीकत है, आपको ज़्यादा पता हो क्योंकि आप टीचर हैं, कुछ नहीं मिला तो टीचर बन जाते हैं, मतलब एक ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब कि कोई बच्चे को भी देखो कहीं स्कूल में देखो, किसी से आप पूछोगे ना कि आपको क्या बनना है, वो कहेगा जी डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या साइंटिस्ट बनना है, कुछ भी मतलब बनने के लिए बोलेंगे वो, स्पोर्ट्समैन। बट किसी से आप पूछो कोई ये नहीं कहता मिलेगा कि मुझे टीचर बनना है। हाँ, ये बहुत बड़ी विडम्बना है अपनी, है ना, कि कोई कहता नहीं है टीचर बनना है। और फिर क्या करते हैं, फीमेल्स में टीचर बनने का यूं सोच लेती हैं, थोड़ा सोच लेती हैं फीमेल्स मेल के कंपेरिजन में। क्यों? कि ठीक है 8 to 3 की जॉब हो गई, आराम से घर संभाल लेंगे। कहीं ना कहीं देखो ये फीमेल के लिए रहता है, फैमिली का भी रहता है और फैमिली का भी, और एक की पास में जॉब कर लेंगे, ठीक है, थोड़ी अर्निंग आ जाएगी और अपना घर संभाल लेंगे। लेकिन एक्चुअल में ना ऐसा होना चाहिए कि मुझे टीचर बनना है। वो चीज़ मेरे अंदर तो थी, वो चीज़ मेरे अंदर स्कूल से ही आ गई। एक्चुअल में मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो पापा फार्मर हैं, मम्मी होम मेकर हैं। तो लेकिन वो मैं जब स्कूल में पढ़ाते थे ना टीचर, मुझे तभी लगता था यार कितने जज्बे की बात है कि एक एनर्जी आप कितना अच्छा किसी को डिलीवर कर पा रहे हो। मतलब सीधी सी बात है कि आप किसी की लाइफ चेंज कर पा रहे हो, सिंपल सा है ना। तो वो चीज़ मेरे अंदर आ गई थी। और मैं टीचर ना ऐसे नहीं, मुझे कोई पूछता था ना तुझे क्या बनना है, तो मैं एक ही कहती थी कि मुझे तो टीचर बनना है। और मेरे फादर साहब कहते थे हाइट बहुत अच्छी है तेरी, पुलिस के एग्ज़ाम दे ले, है ना, SI का एग्ज़ाम दे ले, या कोई और एग्ज़ाम क्यों नहीं देती है। लेकिन एक होता है ना कि आपको अंदर वो आपकी कह दो कि आत्मा, आपकी सोल जो आपको कह रही है कि नहीं हम इसी काम के लिए बने हैं। और देखो ये भी सच है ना, जो काम आप कर रहे हो, जिस काम के लिए आप बने हो और जिसके साथ आपकी सोल कनेक्ट कर रही है, अगर वो काम आप कर रहे हो तो आपको एक सेटिस्फैक्शन रहता है। नहीं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जॉब करते हैं पर सेटिस्फाइड नहीं। मैक्सिमम है ऐसे, मैक्सिमम बहुत है ऐसे जो जॉब कर रहे हैं पर वो अपनी जॉब से खुश नहीं है। और बहुत सारे तो ऐसे भी होते हैं वो जिस कॉलेज से पढ़ाई कर रहे होते हैं वो उससे खुश नहीं होते हैं, जिससे पढ़ रहे होते हैं वो उससे खुश नहीं होते, बाद में वो जॉब भी लग जाते हैं, हाँ, वहाँ भी खुश नहीं खुश होते नहीं हैं। होती। तो वो तो एक अलग ही चीज़ है। तो अपना तो देखो टीचर बनना बाय चॉइस है, नॉट बाय चांस। जब आप कंपटीशन के लिए पढ़ा रहे थे तो ऐसा भी हुआ होगा कि आपके पढ़ाए हुए बच्चे कहीं सेलेक्ट हुए होंगे और उनके मैसेजेस आए होंगे कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक अलग फीलिंग होती है, उसे हम बयान नहीं कर सकते आई थिंक। और बहुत मैसेज आते हैं, बहुत मैसेज आते हैं, मतलब ऐसा नहीं है। अच्छा तब लगता है आप किसी डिपार्टमेंट में जाओ। मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल देती हूँ, मधुबन हरियाणा पुलिस एकेडमी में विजिट करने गई अभी पीछे, जो सिलेक्शन हुए थे बच्चों के, वहाँ मिले, ऐसे ही बच्चे मिल गए। मैं गई वहाँ पे, बैठी थी हॉस्टल में, एकदम से पीछे से स्टूडेंट आती है, कहती आओ तुम मिलवाते हैं। और मैंने एकेडमी में उसे पढ़ा रखा था, आई मेरे पास, और ऐसे जब मैंने पीछे मुँह किया, कहती ये तो हमारी मैम है। एकदम से उसको ऐसे ही लगा, और मैंने कहा बेटा तुम, कहते मैम मेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर एकदम गले लग के रोने लगी। वो जो फीलिंग है ना,
मतलब मुझे लगता है कि मैं तो कहती हूँ फिर कि मेरी तो यही कमाई है, मानती हूँ पैसा होना चाहिए, आ जाता है। अगर आप टीचिंग को पूरे दिल से कर रहे हो, आप क्वालिटी दे रहे हो, आपकी उसमें आत्मा बसी है, तो पैसा आ जाता है, क्योंकि वही है ना, कर्म कर रहे हैं, अगर अच्छे कर रहे हैं तो फल तो अपने आप आएगा उसके पीछे। और ये फीलिंग है ना, जो बच्चे लग गए, इतने अच्छे बन गए, ये तो बहुत शानदार है, इसको बयान नहीं किया जा सकता। मतलब फिर आपको ये लगता है कि हाँ, काम करने में तो मुझे मज़ा आ ही रहा है, पर मेरी वजह से औरों को भी मज़ा आ रहा है, मतलब कामयाब हो गए। एग्जैक्टली। ये और एक चीज़ मैंने आज तक के पढ़ाने के टाइम में अपने बच्चों से या अपने साथ वालों से सुनी है, वो ये बोलते हैं कि आपके साथ, मुझे नहीं पता, ऐसा मुझे नहीं लगता, लेकिन वो कहते हैं कि आपके साथ रह करके ना हमें एक एनर्जी आ जाती है, हम काम करते हैं। ये भी ज़रूरी है, टीचर होते हैं ऐसे आएंगे, ऐसे उदास उदास मुंह से जाएंगे, क्योंकि वो आप वाली बात है ना कि वो थे नहीं टीचर, बन गए वो टीचर। जबरदस्त। लेकिन टीचर का एक्चुअल में क्या कि जब आप क्लास में एंटर करो ना, तो चेहरे पे ऐसी स्माइल होनी चाहिए कि बच्चा देख के या कोई भी देख के एकदम इतना खुश हो जाए कि ओहो सर आए हैं, मैम आई है, तो वो एक एनर्जी वहीं से जनरेट हो गई। क्योंकि जब बच्चा इंटरनली हैप्पी है ना, तो हम जो उसको दे पा रहे हैं वो उसको सीख पाएगा। ये भी सच है। अगर हम खुद खुश नहीं हैं, भाई टीचर ऐसे ही बने हैं हम ना, हमारी चॉइस नहीं थी, और हम खुद खुश नहीं और हम क्लास में चले गए, तो फिर हम क्या देंगे आप बताओ। जो हमारे पास होगा वही हम किसी को डिलीवर करते हैं। अब आप नेगेटिव हो, आपका मतलब आप डिप्रेस्ड हो या मतलब थोड़ा लो हो, तो बच्चे भी फिर वो एक एनवायरनमेंट ही ऐसा बन जाता है कि वो भी लो हो जाते हो। और बल्कि मेरे साथ तो ऐसा होता है, मान लो किसी बात को लेके, हम ह्यूमन बीइंग है, कई बार हो भी जाता है लो फील, कोई बड़ी बात नहीं है, हर किसी को होता है। लेकिन मैं स्कूल में चली जाऊँ ना, या जहाँ अकेडमी में पढ़ाती हूँ, बच्चों से मिल लूँ, तो उसके बाद मुझे लगता है मुझे तो कोई दुख नहीं है, दुनिया की सबसे सुखी प्राणी मैं ही हूँ, और मैं सब भूल जाती हूँ। तो मेरे लिए ये भी देखो अच्छा है, मेरी मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। घर आओ तब तक सब भूल जाते हैं, और फिर वो बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि जिसको जितना सोचो उतनी बड़ी बात बनती जाती है। तो कभी भी बच्चा, मेरे को ये लगता है कि मेरा वो टीचिंग जहाँ मैं करती हूँ, वो चीज़ मुझे कभी नेगेटिव चीज़ों से दूर ही रखती है, क्योंकि बच्चों को देखते ही मैं खिल जाती हूँ, क्योंकि वो एक सोल कनेक्शन है वहाँ। आपने बहुत सारे टेट एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, तो थोड़ा उनके बारे में बताइए कि कौन से एग्ज़ाम क्लियर करे हैं, उनके लिए कितना आपको एफर्ट करना पड़ा, कैसे टाइम मैनेज किया। क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं ना जो बीएड कुछ कर रहे हैं या कुछ, तो उनको भी मतलब ये रहता है ना कि टीचर बनने के लिए ये एग्ज़ाम्स तो करने ही हैं, तो कैसे। नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया वो तो मैंने बता ही दिया है। और जैसे मैंने स्कूलिंग के एग्ज़ाम की बात करूँ, भाई टेट एग्ज़ाम्स जिसको आप कहते हैं टीचिंग वाले, तो उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था सबसे पहले सीटेट का, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट का एग्ज़ाम दिया था, दोनों दिए थे। सबसे पहले एग्ज़ाम दिया था, मुझे आज भी याद है, मैं पेपर अम्बाला दे के आई थी। मैंने तैयारी की थी, मैं ज़्यादा नहीं बोलती उस एग्ज़ाम की, भाई मैंने तैयारी की थी 15 डेज़ ओनली। उसका रीज़न है, मैं ये नहीं कहती आप 15 डेज़ पढ़ो, क्योंकि मैं पढ़ा रही थी, तो मेरे को टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट वो स्ट्रॉन्ग हो गया था। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि आप ना अगर टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, और सीटेट की बेसिकली अगर मैं बोलती हूँ, अगर आप उसको ज़्यादा नहीं 6 मंथ अच्छे से दे देते हो प्रॉपर, और ज़्यादा घंटे पढ़ने का नहीं कहती, मैं कहती नहीं कि आप 18 घंटे पढ़ो, 24 घंटे, मैं कहती हूँ 6 घंटे पढ़ो, लेकिन प्रॉपर पढ़ो। बस जिस टाइम वो पढ़ रहे हो तब कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए माइंड में। कुछ ऐसा होता है ना, हम पढ़ कुछ रहे होते हैं, विचार हमारे कहीं और होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप कर पाओगे। मैंने तो जब सीटेट का एग्ज़ाम दिया, क्या हुआ, अम्बाला में मेरा सेंटर था, सब बच्चे पेपर दे रहे, 3 घंटे का एग्ज़ाम, मैं बैठी हूँ, पेपर मेरा 60 मिनट्स पहले हो गया, आराम से सो गई मैं, मुझे पेपर में बैठे बैठे पता चल गया कि एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हमें देखो, हमें आइडिया हो जाता है पेपर में बैठते कि हमें कितना का आता है इसमें, सीधी सी बात है। अब माने या ना माने वो एक अलग चीज़ है। सीटेट दिया, तो मैं ये कहूँगी कि टीचिंग एग्ज़ाम कोई भी दें, 6 मंथ्स आप दें अपने आप को। सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसमें कि सबसे पहले अपना सिलेबस देखें कि क्या सिलेबस है। सेकेंडली प्रीवियस ईयर पेपर उठाएं। मैं कह रही हूँ या कोई क्या कह रहा है उस चीज़ को ना देखें, क्योंकि ना हर एक लर्नर का अपना लर्निंग लेवल अलग होता है। किसी को कोई चीज़ ज़्यादा आ रही होती है, किसी को कम आ रही होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पर प्रीवियस ईयर पेपर, उसको उठा करके, और आपको क्या आता है, इन 3 चीज़ों को मिला करके आप सेल्फ एनालिसिस करें। क्योंकि हम खुद का एनालिसिस खुद कर सकते हैं, हमें पता चल जाएगा हमारा कौन सा पोर्शन वीक है, कितनी चीज़ें हमें आ रही थी और कहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है। उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लें प्रॉपर। अब मैं टाइम टेबल यूँ नहीं बता सकती भाई इस टाइम पढ़ो इस टाइम, क्योंकि हर एक की कंडीशन अपनी अपना होता है। अलग अलग। आप किसी का अदर का मत देखिए, क्योंकि करने वाले हो सकता है कोई 2 घंटे पढ़ के भी कर लेता है, और किसी को हो सकता है थोड़ा मतलब हाँ, लेकिन अगर आप में डेडिकेशन आप कर सकते हैं, किसी को 2 घंटे लग रहा है, आप अब वो काम 4 घंटे में कर दोगे, पर करोगे बिल्कुल डेफिनेटली कर नहीं पाओगे। हाँ, कर नहीं पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, डेफिनेटली कर पाओगे। लेकिन जब आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, उसमें एक बात कहना चाहती हूँ, माइंड में एक थॉट ज़रूर आता है कि नहीं हुआ तो जनरली आ जाता है। साइंस भी कहती है कि थॉट ज़्यादा नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव आते हैं। हाँ बिल्कुल।
लेकिन ना आपको सोचना नहीं है नहीं हुआ तो आप ना, मैं तो एक थ्योरी पे काम करती हूँ सर, क्या पता क्या होगा, किसने जाना क्या होगा, लेकिन वही है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। लेकिन आप राइट डायरेक्शन में जा रही हो, अच्छे कर्म करो, अब की बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप किताबें ले करके पढ़ नहीं रहे, दिमाग कहीं है, फोन चला रहे हो, तो कभी नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि अब की बार आप रह गए, अगली बार पक्का हो जाएगा डेफिनेटली, अगर आपने सही काम किया। मैं इस चीज में बिलीव करती हूँ, इसीलिए ना मैं ये कहती हूँ कि आप तैयारी करो, लेकिन उसके साथ साथ पॉजिटिव माइंड सेट रखो, बहुत जरूरी है ये। डिप्रेस मत हो, एक पेपर नहीं हुआ कोई बात नहीं, जिंदगी थोड़ी खत्म हो रही है, जिंदगी में पेपर हैं, पेपरों में जिंदगी किसने देखी है ना। लेकिन उल्टा हो रहा है आजकल, पेपरों में जिंदगी देख रहे हैं। तो टाइम दो, अपना ही टाइम टेबल बनाओ, किसी के कहने से मैं कह दूं, आप कह दो, कोई और कह दे, हर किसी के घर की कंडीशन अलग है, हर किसी का टाइम अलग है, तो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि स्टार्टिंग में आप अगर 6 घंटे अच्छे से निकाल लेते हो, प्रॉपर हो जाता है पूरे दिन में, 24 घंटों में से 6 घंटे हम निकाल सकते हैं। अगर हम वर्किंग है तो भी प्रॉपर निकालो, टाइम दो, और एकदम नहीं होगा 6 घंटे, ये भी ध्यान रखना है। पहले दिन 1 घंटा भी पढ़ा ना तो अपने आप को धन्यवाद कहो कि हाँ कुछ किया है, धीरे धीरे हो जाएगा। धीरे धीरे करें, एकदम मत करें। तो एग्जाम्स कौन से क्लियर किए हैं? देखो, सीटेट किया, उसके बाद मैंने यूपी का टेट दिया था, वो हुआ था, वो दिया, उसके बाद रीट हुआ था, वो दिया, राजस्थान का टेट और हरियाणा का टेट दिया, टीजीटी का और पीजीटी का। एचटेट दिया टीजीटी साइंस से, और एचटेट पीजीटी है केमिस्ट्री से। सबसे देखो मैं बताती हूँ इसमें क्या नहीं हुआ, हुआ वो तो सभी बात करते हैं, है ना, हो गई, ये तो मेरे नहीं हुआ। मेरा एचटेट टीजीटी साइंस का जब मैंने पहले दिया, पीजीटी केमिस्ट्री वाला हो गया, टीजीटी साइंस का नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसका कारण था ना, मैं कह रही ना आपको कि मैं स्कूल में लगी हुई थी और वहाँ सारा टाइम लग जाता था, टाइम नहीं दे पाई। केमिस्ट्री का क्यों हो गया, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रही थी वहाँ, तो वो मेरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, तो वो निकल गया बाय चांस, तैयारी नहीं की ज़्यादा। फिर मेरे को लगा कि नहीं, अगर मेरा वो हो सकता है, तुम थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे। कहते हैं ठोकर इंसान को सिखाती है। मेरे देखो 2 तरीके हो सकते थे सर, मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, मैं डिप्रेस हो जाऊँ, या मैंने क्या सोचा, पेपर क्लियर में बैठ के अपने ऊपर विचार किया कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, सेल्फ एनालिसिस किया, तो मैंने पाया कि कुछ नहीं है, थोड़ा सा टाइम अगर और दे देती तो हो जाएगा, अगली बार फिर आ जाएगा एचटेट। फिर मैंने वो स्कूल स्विच करके काम पढ़ना स्टार्ट किया था, और हो नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम दिया, हो गया। तो ये अप्रोच क्या रही थी मैं कि उसको नेगेटिव नहीं लेना है, नहीं हुआ ना उसने मुझे, शायद वो हो जाता ना तो मैं यहाँ ना होती, टीचिंग का इतना अनुभव ना होता, शायद स्कूल में हो रही होती, एकेडमीज वगैरह पे कंपटीशन वाले बच्चे, इतने लोग ना मिलते, आप जैसे लोग भी ना मिलते, है ना, ये भी ज़रूरी है। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। और ये एग्ज़ाम्स क्रैक किए, और इसमें फिर मुझे किसी ने आइडिया दिया कि पंजाब का टेट दे दे। मैं पंजाब के बारे में तो देखो मेरे मन में ख्याल नहीं था, फिर किसी ने मुझे कहा कि उसमें 10th में पंजाबी होनी नेसेसरी है, साथ में टीचर्स थे सजेस्ट कर देते। मैंने फिर एडिशनल 10th का एग्ज़ाम दिया, अभी 1 दिसंबर को, अभी पीछे पंजाब का टेट हुआ है, परसों ही रिजल्ट आया है, क्वालिफाई हो गया। तो ये एग्ज़ाम्स है। मतलब पंजाबी की फिर उसमें, हाँ, एडिशनल पंजाबी कर ली, और फिर पंजाबी का पेपर भी दे दिया, और पूरा शतक लगाया है मैडम ने, 100 मार्क्स आए हैं। मतलब टेट मशीन बन गए। हाँ, टेट मशीन बन गई कह सकते हो। और टेट में ना एक चीज़ क्या हुई वो भी बताती हूँ। सब्जेक्ट तो था ही, इंटरेस्ट था मेरे को ना, साइकोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप हो गया, क्योंकि वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी आती है, और उसका वेटेज ज़्यादा है, तो पढ़नी तो पड़ी, पर फिर उसमें इंटरेस्ट बन गया, बच्चों के साथ कनेक्ट करने लगी चीज़ें। और अब तो मुझे कई बार लगता है कि मुझे साइकोलॉजी भी पढ़ी लेनी चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि सारा टाइम रहना तो टीचिंग में ही है। तो इंटरेस्ट बनता ही गया, कारवां चलता ही गया, चल ही रहा है। मेरा अभी भी होते रहेंगे और भी एग्ज़ाम। हाँ, होते रहेंगे और देती रहूँगी मैं। चलो एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। तो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि आप कंपटीशन का देख लो, एसएससी, एचएसएससी, या कोई भी स्टेट बोर्ड देख लो, या स्टेट टीचिंग एग्ज़ाम्स का ही देख लो, ऐप आ गए हैं इतने सारे, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, यूट्यूब पे लगे हुए हैं, टाइम मतलब यूट्यूब पे हो सकता है टाइम बर्बाद ही कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि ये ऑनलाइन जो कोर्सेज लेके वो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, एक ठीक है, चाहे वो घर बैठ के करें या कहीं ऑफलाइन करें, तो उन दोनों में मतलब क्या डिफरेंस रहता है तैयारी में? ऑनलाइन और ऑफलाइन में, ऑफलाइन इज़ मच बेटर देन ऑनलाइन। उसका देखो ऐसे होता है, टीचर आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट है, आपकी सेंसेस एक्टिव हो रही हैं, टीचर आपको देख रहा है, आप सुन रहे हो, ठीक है, सुन भी रहे हो, एट ए टाइम आपको कोई डाउट हो गया, कोई चीज़ समझ में नहीं आ, इंस्टेंट पूछ सकते हो टीचर से, टीचर इंस्टेंट क्लियर कर सकता है। और नेक्स्ट डे फिर आपको रहेगा कि टीचर पूछेगा, टीचर की प्रेजेंस रहेगी, वो इंपॉर्टेंस होती है। ऑनलाइन में क्या होता है, स्कूल वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल ही मना करती हूँ मैं। देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये नहीं कह रही कि कौन क्या सोचता है, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन बिल्कुल मैं कहती हूँ कि नहीं होनी चाहिए। उसका रीज़न है कि पेरेंट्स ने फ़ोन दे दिया या लैपटॉप दे दिया या आईपैड दे दिया, बच्चा पढ़ रहा है, सारा टाइम पेरेंट्स पास नहीं बैठे होते हैं, क्या करेगा बच्चा, ऊपर से कोई नोटिफिकेशन आया उसको ओपन कर लेगा,
देखनी थी वीडियो तो देख रहा है इंस्टाग्राम पे रीलें, देख रहा है अपना स्नैपचैट। आजकल बच्चों को बड़ी ऐप पता है, हमें नहीं पता थी, बहुत पता है, अपने से एडवांस है। दूसरा कि ये वीडियो ये तो रिकॉर्डेड मिलेगी, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, काम हो गया पेंडिंग। फिर वो कल परसों आज तक कभी आया ही नहीं किसी का। उसके बाद क्या होता है कि बच्चे वीडियो को स्किप भी करते हैं, फटाफट पास कर देंगे, पास ऑन बटन पे चलेंगे, 2x पे देखने की कोशिश करेंगे, वो टीचर सामने नहीं है। तो अगर आपको डाउट आ रहा है तो आप एट ए टाइम नहीं पूछ पा रहे, फिर कौन पूछता है, कहते हैं मेल करो, व्हाट्सअप करो। कौन व्हाट्सअप और मेल पे डाउट लेता है? तो ऑफलाइन इज़ मच बेटर देन ऑनलाइन। पर हाँ, सम टाइम मैं ये कह सकती हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन जो बड़े हैं, जैसे घर से नहीं जा पा रहे हैं, कुछ मजबूरी है किसी की, है ना, नहीं हम जा पा रहे, या फीमेल बच्चों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फीमेल्स अपने बच्चों को छोड़ के कहीं कोचिंग लेने नहीं जा पा रही। कुछ फैमिलीज स्टिल आज भी ऐसी हैं कि जो लड़कियों को बाहर भेज नहीं रही है कि आप कोचिंग लेने जाओ, पढ़ो। तो फिर वो उनके लिए ठीक भी है कि अगर किसी में रियल में है ना कि मुझे करना ही है, तो फिर तो वो ऑनलाइन से भी कर जाएगा, क्योंकि फिर तो उसमें रियल में है। लेकिन वो ना तब आता है जब उस इंसान में वो मैच्योरिटी लेवल हो कि वो कर पाए, तब तो उन लोगों के लिए बेटर है। पर ये तो मतलब मेच्योर या बड़ी एज का हो गया ना। हाँ बिल्कुल, बच्चों के लिए तो बिल्कुल, मैं कह ही रही हूँ, बच्चों के लिए तो मैं बिल्कुल मना ही करती हूँ। ये ऑनलाइन लर्निंग मुझे तो समझ में आती नहीं है बच्चों के लिए। धीरे धीरे पेरेंट्स को भी समझ में आ रही है चीज़ें, क्योंकि हम देखते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं। अच्छा एक है आज के टाइम क्या है कि पढ़ाई का थोड़ा ज़्यादा, पहले तो क्या होता था कि पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे चलता था, है ना, कुछ खेती कर लेते थे, बच्चे सॉर्टेड रहते थे कि भाई ठीक है मजदूरी कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, मतलब पढ़ाई को इतना प्रेशर नहीं मानते थे। बिल्कुल बिल्कुल। समझ आ रहा है तो ठीक है। बट आज के टाइम क्या है, क्योंकि ऑप्शन तो है नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इतनी ज़मीन खेती वो सब है नहीं, प्रेशर तो रहता ही है। और बट प्रेशर जो 10th 12th के बच्चे हैं उस लेवल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो आप सुनते भी होंगे कि कोटा में किसी ने कर लिया। अब पेरेंट्स बच्चों को इतनी दूर भेज रहे हैं और वहाँ सस्ती भी नहीं है एजुकेशन, बहुत पैसा लग रहा है। लग रहा है बिल्कुल। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम मतलब इतना खर्चा भी कर रहे हैं, इतनी वो चीज़ें कर रहे हैं, बच्चे फिर भी डिप्रेस्ड हैं, वो मतलब कंपटीशन को झेल नहीं पा रहे हैं। इसमें देखो, मेरा ये मानना है कि जब बच्चा ऐसा कर लेता है, अभी पीछे 3-4 दिन पहले जेईई का रिजल्ट आया है, तो उसमें भी यही हुआ कि एक स्टूडेंट है, उसका नहीं हुआ, सिर्फ 3% से रह गई, वो परसेंटाइल से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसने तुरंत कर लिया। देखो कितना मतलब लगता है ना कि इसमें मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं वो हमारा भी फेल्योर है, एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। टीचर हो या पेरेंट्स हो, मैं सिर्फ टीचर की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पेरेंट्स की भी है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं बच्चे को। कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं कि ये कहने के लिए कि भाई हम इतने पढ़ा रहे हैं, इतनों का सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि उसके साथ साथ बच्चे में ये डेवलप करो कि वो इन चीज़ों से भी स्ट्रगल कर सके, उन्हें बताया जाए। और सबसे बड़ी बात, हम बच्चों को प्रेशर दे रहे हैं कि उसके इतने नंबर आ गए, तेरे नहीं आए, वो सिलेक्ट हो गया, तू सिलेक्ट नहीं हुआ। देखो पढ़ाई का मतलब सिर्फ सिलेक्शन नहीं है। हाँ, पढ़ाई का मतलब आप अच्छा पढ़ रहे हो, सिलेक्शन हो जाए, मैं कह रही हूँ अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रही कि ना हो। लेकिन अगर आप पढ़ रहे थे, सिलेक्शन नहीं हुआ, अब की बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा। और मान लो नहीं हुआ, तो वहाँ से अगर आपने सही मायने में पढ़ाई की तो कुछ सीखा है, उससे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके कुछ और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन बच्चा है वो, अभी वो इस बात को समझ नहीं पाता। बच्चा क्या, बड़े बड़े ही नहीं समझ पाते हैं। तो बच्चों को मैं क्या चाहिए, उस टाइम पे ना उनको काउंसलिंग, मतलब पेरेंट्स बेसिकली काउंसलिंग करें। या फिर क्या होता है, हॉस्टल में छोड़ दिया ना, वहाँ पे कंपटीशन का पूरा माहौल बन जाता है, पहले इंस्टीट्यूट में, फिर हॉस्टल में आके भी वो कह रहे थे ये कंपटीशन, 2-4-5 शरारती भी मिल जाते हैं कहने वाले, उनको तो मज़ा आ रहा होता है ज़िंदगी में, दूसरे डिप्रेशन में। या फिर माँ फ़ोन कर देगी, पापा फ़ोन कर देंगे, बहन फ़ोन कर देगी, या रिश्तेदारों में भी कि बच्चा वहाँ पढ़ रहा है, शादी में भी नहीं आया। ये चीज़ें ले लेके बच्चा ना पूरा प्रेशराइज हो जाता है। उसको लगता है कि अगर ये पेपर नहीं हुआ तो मेरी ज़िंदगी कुछ नहीं है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि और एक चीज़ और हो रही है आजकल सर, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, सोशल मीडिया का इम्पैक्ट। कोई मिले ना मिले, सोशल मीडिया में बच्चे, आप मानो ना मानो, कोई कह दे कि फ़ोन नहीं अलाउड है, फ़ोन नहीं दिया, कहीं ना कहीं से वो सोशल मीडिया पे कनेक्ट होकर के रील देख रहे हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं, उसमें ये देख लिया कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, और बच्चा अपने दिमाग में एक पूरी इमेज क्रिएट कर लेता है, डे ड्रीमिंग कर लेता है कि मुझे ऐसे करना था। और अगर उस पर वो थोड़ा नहीं पहुंच पाता उस लेवल तक, तो उसका माइंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना है, मेंटली वो इतना स्टेबल नहीं हुआ है कि उन चीज़ों से डील करे। और एट द एंड रिजल्ट क्या आता है ना? या फिर प्रेशर फील कर रहा है तो वो घर आने से डरेगा। कुछ बच्चे घर छोड़ देते हैं, ऐसा भी है आजकल कि आपको एक मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो मतलब लोगों ने नोट नहीं करी होगी, कि जब 12th कर रहे होते हैं ना, तो बच्चों को ये बताया जाता है कि यही है कि अगर आप 12th कर लोगे आईआईटी मिल जाएगा आपको, हाँ हाँ ठीक है, तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा। और वो मतलब
हैरानी की बात मैं आपको बताता हूँ कि आईआईटी में सिर्फ 12th के बेस पे ऑप्शन नहीं होता है, आप ग्रेजुएशन के बेस पे भी एंट्रेंस दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आप मास्टर्स में भी आईआईटी में जा सकते सकते हैं, हैं। और अगर आपने 12th कर ली, ग्रेजुएशन कर ली और आपने इवन मास्टर्स भी कर ली, बट फिर भी अब आपको लगता है कि भी मुझे आईआईटी से ही पढ़ाई करनी है, तो आप पीएचडी भी जा सकते हैं यूजीसी नेट के द्वारा। बट ये ऑप्शंस 10th 12th के बच्चों को नहीं बताए जाते हैं। हाँ, नॉलेज लैक कर रही है ना उनकी, इतनी नॉलेज ना तो अब एक्चुअली इंस्टीट्यूट नहीं दे रहा, नहीं क्योंकि बताएगा, उनको तो रैंक चाहिए, बिल्कुल उनको rank कोई आपकी मेंटल हेल्थ या आपकी करियर से उनको कोई कोई मतलब मतलब नहीं है। वो बस लेकिन मैं कहती हूँ कि इतना भी कोई भी हो, चाहे मैं चाहे वो खुद भी हूँ, किसी और के ऊपर क्यों कहेंगे कि इतना भी अपना मत देखो कि किसी दूसरे की जान का सवाल बन जाए, है ना। बच्चा है वो दूसरे की जान ही है, उसकी भी तो एक जान है, वो भी इतना सुंदर जीवन जी सकता था। तो मैं इस चीज़ पे कंसिडर करती हूँ कि देखो, जैसे अपने को फिजिकली फिट रहने के लिए फिजिकल डाइट, अपन एक डाइट लेते हैं, अच्छा भोजन लेते हैं ना, संतुलित आहार जिसे अपन कह देते हैं, बैलेंस डाइट, कि हम फिट रहें। इसी तरह से ना मैं पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, बच्चों को भी मैसेज देना चाहूँगी आपके इसके थ्रू कि एक मेंटल डाइट भी होती है। कुछ रैंडम मत देखा करो, उठा करके स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टा पे कुछ देख लिया, यूट्यूब पे कुछ देख लिया, या कहीं कुछ सुन लिया, दो व्यक्तियों ने आपको कुछ कह दिया, है ना, दो किसी व्यक्ति बाहर मिले, उन्होंने कह दिया, उनका काम था, लेकिन आप यहाँ रख रहे हो उसे या नहीं रख रहे, ये आपका काम है। तो मेंटल डाइट पे भी ध्यान दो कि आप क्या डाल रहे हो सबकॉन्शियस में। कहते कुछ नहीं हो, स्क्रॉल कर रहे हैं, कुछ मानो या ना मानो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती हैं बातें, वो इम्पैक्ट कर। और वो आजकल बच्चों के साथ, पहले तो ये था, आजकल ये सोशल मीडिया भी बहुत जहर बन गया है। मैं तो ये बोलूँगी कि जहर बन चुका है, इसका नुकसान भी बहुत हो रहा है। तो ये इसमें तो मैं इस पे अपन इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखो, प्रॉब्लम आ रही है तो समस्या का समाधान भी हम जैसे ही लोग करेंगे, चाहे एज ए पेरेंट हो, चाहे एज ए टीचर हो, कि थोड़ा सा बच्चों को ना मेंटली स्ट्रांग बनाएं। मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए ना आप सिर्फ उसको पूरा दिन कोच, मैंने देखा है गुस्से जैसे कहेंगे, ये नहीं हुआ तुम क्या करोगे, क्या मुंह दिखाओगे, कोचिंग में ये पढ़ो, ये सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग है, ये पढ़ो। मैं केमिस्ट्री की बात कर लेती हूँ, ऑर्गेनिक स्ट्रांग बहुत टफ है, इनऑर्गेनिक पढ़, मैंने इतने प्रैक्टिस सेट लगा लिए, तूने क्या कर लिया। टीचर भी कहता है पहले बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करो कि बेटा ऐसा भी हो सकता है। उसको स्टार्टिंग में आपने एडमिशन दिया तो उसके दिमाग में डालो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हुआ तो ये ऑप्शन है, नहीं हुआ तो आप इतना अच्छा कर सकते हो, फिर वो घबराएगा नहीं। हाँ, वो सेकंड ऑप्शन नहीं हुआ तो क्या, वो कभी नहीं बता। हाँ, इसीलिए वो प्रेशर में। मेजर पेरेंट्स को भी ये दिमाग में रखना चाहिए कि अपना अच्छा दो, पर नहीं हुआ तो हम ये कर सकते हैं बेटा। देखो, मैं तो जीवन से अच्छा कुछ नहीं, इतना सुंदर जीवन आप लेकर के आए और यूँ आपने खत्म कर लिया। तो ये थोड़ा सा हमें भी टीचर्स को भी दिमाग करने के लिए रखना चाहिए, कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनना। डेफिनेटली लाइफ का शॉर्टेड होना बहुत ज़रूरी है, और शॉर्टेड वो यूँ नहीं होगी, आपको खुद को ये खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर हमको ये सोचे ना कि कोई हमें बचाने आ गया, आप मुझे गाइड कर सकते हो, सर मुझे कोई समस्या है, लेकिन अगर उसमें मैं काम ही नहीं करूँगी तो बताओ कैसे फेल है वो चीज़। तो ना, तो आपको खुद के ऊपर काम करना ही पड़ेगा। मतलब मैं तो डायरेक्ट ये कहना चाहती हूँ, परिस्थितियाँ जो मर्जी हों, घर के हालात जो मर्जी हों, आपके रिलेशन भी कैसे चल रहे हों, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आप अपने आप को मेंटली इतना स्टेबल तो रखें कि आप चीज़ों को शॉर्ट आउट कर पाएँ। और उसके लिए आपको मेंटल लेवल पे काम करना पड़ेगा। जैसे शरीर को सुंदर दिखाने के लिए हम अपने लिए काम करते हैं ना, तो इसको भी सुंदर बनाने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और उसके लिए मेडिटेशन कर लो, जिसको आप ध्यान कह सकते हैं, ध्यान कर लो। इससे सर मुझे एक अच्छी बात याद आ गई। स्कूल में पढ़ाती हूँ अब मैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती हूँ टीजीटी साइंस। बच्चों को मैं सुबह सुबह, मेरी प्रिंसिपल मैडम भी इतनी खुश है, सुबह सुबह पहला लेक्चर मुझे सिर्फ मेडिटेशन के लिए देती है। खुद मैडम मेरे साथ बैठ के करते हैं, मेरे पास वीडियोज़ भी हैं, फोटोज़ भी। और मैंने बच्चों को सिखा दिया है कि सिर्फ यही नहीं है कि जो तुम पढ़ रहे हो नंबर आ गए, इसके अलावा भी एक चीज़ है जो आपको शांति देती है, वो है आपका ध्यान। उससे बेनिफिट क्या हुआ, मेमोरी बढ़ रही है बच्चों की, हैप्पीनेस आ रही है, और हैप्पीनेस आएगी तो अपने आप पढ़ने लगेगा। तो ये मैंने ध्यान कराना स्टार्ट किया है, और अच्छी बात यह है कि स्टाफ भी कोऑपरेट करता है। और एक डेली मुझे मैम ने एक लेक्चर दे रखा है कि सुबह आएगी तो सिर्फ बच्चों को मेडिटेशन करवाएगी, और या फिर मेमोरी इंक्रीज करने की कुछ आप बता सकते हैं उनको ट्रिक्स। पढ़ाते हम बहुत हैं, वो याद कैसे रहे उसको हम पेपर में इंप्लीमेंट कैसे करें, उस पर भी तो काम करना है। याद कैसे रहे, इसका मतलब मेमोरी स्ट्रॉन्ग कैसे हो, सिंपल सी बात। तो कुछ ट्रिक्स होती हैं मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने की, जिसमें बहुत सिंपल सी एक ट्रिक यूज़ करती हूँ, खुद के लिए भी बच्चों को भी बोलती हूँ, बता भी देती हूँ कि मान लो मैं राइट हैंड से सारा काम करती हूँ, तो मेरे माइंड में क्या है, ये तो पूरा लर्निंग कर रखी है कि इसी से करेगी, खा भी से। सुबह सुबह उठते ही मैं क्या करती हूँ कि 2-4 काम इस हाथ लेफ्ट हैंड से करना स्टार्ट करती हूँ। तो माइंड ना, उसको चैलेंज दो, उसमें चैलेंज आ जाएगा कि भाई ये हाथ काम नहीं कर रहा, ये कर रहा है, मैं उल्टे हाथ से ब्रश कर लो, पानी पी लो गिलास उठा करके, एक बाल्टी उठा लो। तो माइंड का न्यूरॉन्स जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं।
तो ये भी एक आप कर सकते हो धीरे धीरे खुद पे लर्निंग काम। स्टार्ट कर देते हैं कि कुछ नया आया है, सीखना है। फिर वो एक्टिव हो जाता है। तो शॉर्टेड कर लो लाइफ को, कॉम्प्लिकेशन मत लाओ, और मेंटली स्टेबल बनने का भी प्रयास करो। कुछ भी मत देखो, ये भी बार बार कहती हूँ, मेंटल डाइट भी बहुत ज़रूरी है। ये इतनी सस्ती चीज़ नहीं है कि फ़ोन की मेमोरी हम इतना देखो, इतनी सेफ रखते हैं कि स्टोरेज फुल हो गई तो फ़ोटो कैसे लेंगे, उसकी स्टोरेज का इतना ख्याल है। लेकिन आपकी ये जो स्टोरेज है, स्टोरेज इसमें क्या जा रहा है? ये सब खराब हो रहा है। सब खराब हो रहा है, बताओ। तो तो ये फिर- ज़रूरी है। और एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन भी होती है ना, जैसे 12th पे बोल दिया कि बेटा आप आईआईटी में चले जाओ, नीट क्लियर कर लो तो आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट आपको नहीं पता है कि असली चैलेंजेस तो जब एडमिशन होता है ना आपका, उसके बाद भी रहेंगे। बिल्कुल। अब मान लो मैंने भी बीटेक करी है, एमटेक करी है कंप्यूटर साइंस से, तो ऐसा नहीं है कि मेरा स्ट्रगल सिर्फ एडमिशन पे ही खत्म हो गया है, बिल्कुल, ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर अगर हमें लग रहा है कि हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी है, जॉब लग जाएगी, फिर हमारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अब उल्टा ये हो गया है कि हर रोज नए चैलेंजेस आते हैं बिल्कुल, डेफिनेटली। कि जॉब भी बचानी है, करनी भी है, काम भी करने हैं। वो कहते हैं ना, प्राइवेट जॉब है तो आउटपुट भी दिखानी है। हाँ, बिल्कुल। तो आपको पैकेजेस मिलेंगे या सैलरीज मिलेंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिग्री कर ली तो मिल जाएंगी। तो लेकिन मैनेज करना सीखना पड़ेगा, स्ट्रेस तो आता रहेगा। इसमें एक बात ऐड कर सकते हैं हम कि स्किल्स पे काम करो। सीखो ज़्यादा। सीखो, स्किल्स कौशल आप सीखो, आपके अंदर कौशल डेवलप करो। मान लो ये नहीं तो ये, अगर आपके अंदर स्किल है ना तो वो आपको दे देगा अर्निंग। स्किल्स, कॉन्फिडेंस भी तो हाँ, उसी से कॉन्फिडेंस भी उसी से आएगा। स्किल्स पे काम करो। आप सिर्फ किताबें रट के या डिग्री करने से, देखो सिंपल सी बात है, आप नहीं काम कर पाओगे अगर आप अपने स्किल्स पे काम नहीं करो। आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो क्लियर बोल रही है, फोकस ऑन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इट मीन्स 360 डिग्री डेवलपमेंट। मतलब क्या कि आप उसका शारीरिक, मानसिक, ठीक है, संवेगात्मक सब विकास हर बच्चे तरीके का, हर तरीके का, डेवलपमेंट होना बिल्कुल चाहिए। डेवलपमेंट। अब एक बात और करते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन की। एक ट्रेडिशन चला हुआ है, अगर मेरी पुरानी वीडियोस आपने देखी हैं तो आप सोचोगे कि क्या ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बट देखो, टीचर्स से पूछना बनता है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पहले क्या होता था कि परसेंटेज ज़्यादा है तो नॉन मेडिकल और ये कॉन्सेप्ट होता था। तो इसके क्या दिक्कतें हैं और सब्जेक्ट सिलेक्शन हम कैसे करें? क्योंकि 10th 12th कर रहे हैं, ठीक है, अब क्या करें? मतलब 10th के बाद क्या स्ट्रीम में जाएं और 12th के बाद फिर ग्रेजुएशन में क्या सेलेक्ट करें? तो कन्फ्यूज़न रहता है पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी। एक बात मैं इसमें कहना चाहूंगी कि परसेंटेज के बेस पे कुछ मत करें। भैया परसेंटेज मान लो मेरे 98% आ गए 12th में, है ना, और मैं सोच रही हूँ कि भाई मेरे तो आ गए तो अब तो मैं ये एग्जाम लूँगी। 10th में मान लो 10th में मेरे 98% आ गए और मैं कह दूँ कि मैं तो नॉन मेडिकल ही लूँगी। नॉर्मली मानते हैं कि मेडिकल ले लेंगे क्योंकि 98% है तो साइंस फील्ड में बच्चा अच्छा रहेगा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आप ना रियल एनालिसिस करो, और रियल एनालिसिस बच्चे को खुद को भी पता होता है कि किस सब्जेक्ट में मैंने नकल मारी थी। देखो, जो पेपर दे के आएगा, चाहे वो मैं भी हूँ, अगर पेपर दे के मुझे पता है कि मैंने किस सब्जेक्ट में चीटिंग की थी, कौन सा सब्जेक्ट मुझे खुद को आता है और कौन सा सब्जेक्ट मुझे पसंद है, तो मान लो कि परसेंटेज दिखा दिया, वाह वाही हो गई, न्यूज़पेपर में आ गई कि बच्चे ने किए 98% स्कोर, कुछ भी आ गया, एक बार के लिए आ गया। लेकिन अपनी रियलिटी को जानो। मैं पेरेंट्स को भी कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को जब देख रहे हो, टीचर्स को भी कहती हूँ, टीचर को बहुत भली भांति पता चल जाता है पर मानते नहीं है बच्चे, ठीक है, पेरेंट्स भी नहीं मानते हैं, कई बार तो ऐसा भी हो जाता है हमारे सामने सिचुएशन। लेकिन ये नहीं है कि नॉन मेडिकल ले लिया तो ही वो कुछ कर पाएगा या आर्ट्स ले ली तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो परसेंटेज के बेस पे सिलेक्शन नहीं करना है। एक्चुअली में जो उसका रियल जो अलाउड कर रहा है उसको पता है खुद को कि मैं क्या कर पा रहा हूँ, पेरेंट्स को भी पता है और टीचर भी देख रहा है। पेरेंट्स और टीचर भी ना, मैं कहती हूँ कि ये यूँ नहीं है, पैरेलल नहीं है, इनको इंटरकनेक्ट होना चाहिए, तब आप बच्चे को अच्छा कैरियर दे सकते हैं। तो परसेंटेज के बेस पे नहीं कि आप सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है, उसके बेस पे बच्चे को आगे लेके जाएं। और देखो, मैं क्लियर कर देती हूँ, स्कोप हर जगह है। ये मत सोचना कि कॉमर्स में स्कोप नहीं है, साइंस में स्कोप नहीं है, आर्ट्स में स्कोप नहीं है। बस एक फोबिया बना हुआ है कि बस या तो इंजीनियरिंग या तो डॉक्टर, वो ही कामयाब है, बाकी कोई कामयाब नहीं है। ऐसा नहीं है, हर स्ट्रीम में अपने स्कोप है। एक्चुअल में कामयाब आप हो, ठीक है, वो स्ट्रीम्स नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप करना जानते हैं और इंटेंशन आपकी है करने की और आप काबिल हैं, तो आप किसी में भी कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी एक ये है ना कि परसेंटेज से हट के थोड़ा सा प्रोफेशन बेस पे है कि आपको प्रोफेशन कौन सा पसंद है। हाँ, कि आप क्या करना चाह रहे हो, आपको क्या करना है। प्रोफेशन देखो, आपकी ये बात 90% तक तो मतलब प्रोफेशन आप देख के कर सकते हैं सिलेक्ट। हाँ, 10% हो सकता है हमारे बीच में जाकर के मूड चेंज हो जाए, वो तो फिर आप वो एक अलग चीज़ है, चीज पर हो कर सकती है। सकते हैं। उसमें भी एक वो होता है ना कि मूव बैक का एक फीचर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ कर लिया स्टार्ट और अब तो ये जी 6 साल की ग्रेजुएशन है करने। जैसे ये मैंने एक चीज़ नोट करी है, ये बीएससी एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा 6 साल का कोर्स है,
तो उसमें मतलब बच्चे छोड़ जाते हैं, मतलब चेंज नहीं कर पाते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं, और बाद में फिर वो तैयारी कुछ और ही कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल डिग्री भी काम में नहीं ले रहे होते। हाँ तो ऐसा बिल्कुल क्यों हो रहा है? ऐसा ये हो रहा है ना कि बच्चा क्या सोचता है कि मान लो 10th बेस पे बीएससी 6 ईयर में, मैं इसी का एग्जांपल ले लेती हूँ आप वाला, कि उसने एडमिशन ले लिया, उसने सोचेगा मैं यही करूँगा या यही करूँगी, कर रहा है बच्चा, लेकिन 2 साल बाद उसको एहसास होता है कि तेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा, मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा या नहीं हो पा रही। तो मैं कहती हूँ कि उस बच्चे में वो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उस चीज़ से मूव बैक कर जाए, उसमें इतना पोटेंशियल होना चाहिए कि वो 6 साल बर्बाद करें अपने, इससे अच्छा 2 साल बर्बाद करें, उसको वहीं स्किप कर दें और जो उसको करने का मन करे उस काम को करें। एक चीज़ और, यूँ नहीं कि आपने उसको भी स्किप कर दिया और कुछ कर भी नहीं रहे हो, करें जो आप करना चाह रहे हैं, फिर उसमें अपना बेस्ट दें, कोई बात नहीं है, वो हो जाएगा। पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए, नहीं तो Obviously, पेरेंट्स प्रेशर बच्चा बनाएंगे पेरेंट्स कि के नहीं, प्रेशर की वजह से छोड़ नहीं पाता हाँ है। ये डिग्री करो, डिग्री करो। नहीं, पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो 6 साल बाद भी घर आके बैठेगा, ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा। इससे अच्छा है वो 2 साल में बैठ रहा है तो ज़्यादा बेटर है ना। तो थोड़ा यही कह रही हूँ कि, और एक मैं कहती हूँ, अपने बच्चों को आपने छोड़ दिया, वो पढ़ रहा है, थोड़ा उसके साथ कम्युनिकेशन रखें, टीचर के साथ कम्युनिकेशन रखें कि बच्चा कैसा कर पा रहा है, वहीं से डिसाइड हो पाएगा आपका लाइफ कैसी हो रही है। आजकल एक बड़ा चला हुआ है बच्चों में, आजकल के बच्चे ना, देखो हमारे टाइम में आप टीचर्स की बड़ी रिस्पेक्ट करते थे, अगर टीचर रास्ते में मिले है ना, गली चेंज कर देते थे, सामने आना दूर की बात है ना। हाँ आजकल मैं कहती हूँ फ्रैंक है, चलो होना चाहिए कि टीचर एज ए फ्रेंड होना चाहिए बच्चों का, मैं इसके साथ सपोर्ट में हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ भी ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे ना वो चीज़ें नहीं कहते हैं, वो कहते हैं आजकल बड़ा ये बच्चों की बात है, नॉर्मल लोगों ने अपना रखा है, मेरी ज़िंदगी मेरे नियम, मेरी लाइफ, माई लाइफ माई रूल्स। स्माइल। ये आप पे तब अच्छा लगता है जब आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं। माई लाइफ माई रूल्स अच्छी बात है, जीवन आपका है, रूल भी आपके हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप कुछ बेहतरीन कर ले, थोड़ा गाइडेंस चाहिए होता है, तो वो आप ले सकते हैं। इस एक पूरा इस चीज़ में मत जिए कि माई लाइफ माई रूल्स। देखो सर, मैं आज यहाँ हूँ और आपकी मुझे कोई बात अच्छी लग जाए, मैं तो राजी राजी स्वीकार कर लूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं मेरी ज़िंदगी है। क्या है लर्निंग, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, पूरा जीवन सीखते हैं हम। तो मैं तो कहती हूँ अच्छी बात अगर कहीं भी आपको सीखने को मिल जाए तो उसको सीख लो। एक चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं, ये तो आपने बोल दिया, एक थोड़ा सा आजकल ये भी चल रहा है, यूथ आ गया, कॉलेज में तो यूथ आ गया, 11th-12th से चल रहा है, बच्चे नशे कर रहे हैं। मैंने ऑब्जर्व किया है, पेरेंट्स भी आते हैं, 11th-12th के बच्चे भी नशे की तरफ जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि देखो, अगर एडिक्शन में वो जा रहे हैं, इन दिक्कतों में जा रहे हैं, तो उसके पीछे या तो उनका जैसे फ्रेंड सर्कल, क्योंकि बच्चे का कामयाब होना ना उसका फ्रेंड सर्कल, तो संगत हमेशा अच्छी बनाए। और ये नशा वशा और ये वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है किसी, नशा मैं कहती हूँ करो अपने काम का, हाँ काम का नशा, काम का करो नशा, बहुत सुंदर जिंदगी बन सकती है आपके पेरेंट्स की भी, आपके भी, और आप कुछ समाज को अच्छा दे करके जाएं भी। ये जीवन इतना सुंदर मिला है तो कुछ दे के भी जा सकते हो आप। लेकिन इसलिए बच्चों से यहाँ पे आप जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि कुछ नहीं रखा है इनमें, ये रात को करोगे सुबह तक उतर जाएगा। सच्चाई आपको क्यों करता है नशा, कि कुछ देर के लिए वो चीज़ भूल जाए, लेकिन सच्चाई आपको फेस करनी ही पड़ेगी। 2 दिन कर लो नशे, चांसेस है कि वो या तो किसी डिप्रेशन में है या कहीं वो फंसा हुआ है, और आप स्टार्टिंग में ही समझ जाओ और अपने बच्चे को निकाल लो बिल्कुल, और उस टाइम पे उसको निकाल लो, निकालने का प्रयास करो, उसको सपोर्ट दो। आप नहीं दोगे ना तो बाहर दुनिया तो है ही, कोई और सपोर्ट देगा, फिर बच्चा आपको छोड़ देगा, वहाँ चला जाएगा। वो गलत भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो। यही। अच्छा, एक ये प्रोफेशंस की अगर बात करें तो ट्रेंडिंग थोड़े से प्रोफेशंस और सब्जेक्ट्स के हिसाब से बात करते हैं थोड़ा, कि अगर हम साइंस सेलेक्ट करते हैं, साइंस में भी 2 ऑप्शंस होती है, एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो अगर हम बायोलॉजी के साथ साइंस में जाते हैं तो प्रोफेशन वाइज क्या स्कोप्स है, क्योंकि बच्चों को एक ही होता है कि एमबीबीएस, उसके अलावा भी आप डॉक्टर बन सकते हैं, बहुत सारे। बिल्कुल, जैसे देखा आपने बोला भाई नीट कर लिया, एमबीबीएस, वो तो सबको पता है क्योंकि वो बड़ा चल रहा है, ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग रहेगा, है ना। लेकिन उसके अलावा भी आप बीडीएस कर सकते हैं, बीएमएस कर सकते हैं, आप अपना फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, है ना, फार्मास्यूटिकल की तरफ जा सकते हैं, फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आजकल तो डाइटिशियन है, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, नर्सिंग, इतने ऑप्शन, बहुत ऑप्शन है। बिल्कुल, अगर आपकी इंटेंशन ही मेडिकल लाइन में काम करना है, एमबीबीएस ट्राई करो, बड़े के लिए ड्रीम करो, मना नहीं करते, बिल्कुल करो, बट नहीं मिलता तो छोटे में भी ऑप्शन है, मतलब बनना आपको डॉक्टर ही है ना। सही बात, ठीक है। तो चलो, ये तो हमने इसकी बात करी मेडिकल की। अगर हम नॉन मेडिकल जिसको बोलते हैं, या पूरे इंडिया में इसको नॉन मेडिकल नहीं बोलते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बोलते हैं, तो उसके साथ अगर हम जाते हैं तो फिर क्या ऑप्शन? देखो वही ट्रेंडिंग में तो इंजीनियरिंग,
है ना। लेकिन बीटेक, लेकिन इंजीनियरिंग में भी बहुत सारी अलग अलग है। आप मैकेनिकल से कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल से कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस से कर रहे हो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, उसके अलावा भी एविएशन वगैरह के हैं, एविएशन है। इनके अंदर भी जा सकते हो। ऑप्शन बहुत हैं, पायलट बनना है तब भी आपके पास नॉन मेडिकल होनी मतलब चाहिए। प्रोफेशन देखो, उसके बेस पे डिग्री सेलेक्ट करो, बिल्कुल। ना कि डिग्री सेलेक्ट करके और फिर प्रोफेशन देखो। ये तो सर मैंने एक चीज़ टीचिंग एग्जाम में भी फेस की है कि हमने ले लिया ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट, मास्टर्स कर ली उससे, लेकिन बीएड जब की ना, उसमें क्या हुआ, वो जो सब्जेक्ट मेरे मास्टर्स में थे वो मैंने एक सब्जेक्ट तो वो लिया, एक और ले लिया, और जब मैं टीचिंग एग्जाम के नोटिफिकेशन आते हैं ना आपके कि इसमें ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, कुछ बच्चों के वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पा रहे हैं, तो देखो उसकी बीएससी खराब, एमएससी खराब, बीएड भी खराब। और बीएड करते वक्त कॉलेज क्या करते हैं, मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि वो फटाक से एडमिशन दे देते हैं। टीचर्स को तो वहाँ नॉलेज होती है, अरे थोड़ा सा सजेस्ट कर दो बच्चों को, आप उनको नहीं पता, वो नया नया कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर दो ताकि वो बीएड की डिग्री उसकी यूजफुल बाद में परेशान होते हैं, वो वैकेंसी में काम नहीं आती, फिर केस करते फिर और उनका कोई सॉल्यूशन है। और फिर बच्चे एडिशनल करते हैं सर, फिर देखो अलग टाइम खराब, फिर मेंटल लेवल खराब, ये चीज़ें भी होती हैं। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन प्रोफेशन को देख करके पूरा एकदम ऐसे अवेयर होकर के करें। अपने साथ में कोई है उसकी सलाह ले ले, एडवाइस मिल जाती है बहुत जल्दी, आपको बताइए अगर लेना पर चाहें। एडवाइस भी डिपेंड करता है कि अगर आप किससे ले रहे हो? इंजीनियर से डॉक्टरी की सलाह ले रहे हो और डॉक्टर से इंजीनियरिंग की ले रहे हो, तो फिर आप ही जिम्मेदार हो गड़बड़ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, तभी कह रही है, डिपेंड करता है ना एडवाइस। ये नहीं है कि शर्मा जी का लड़का इंटेलिजेंट है तो राय भी अच्छी दे। राय भी अच्छी देगा। हाँ, ये चीज़ भी बहुत आपने अच्छी बात कही, इस चीज़ को मैंने बहुत देखा है कि कोई इंटेलिजेंट है उसका मतलब ये नहीं है कि वो हर फील्ड में इंटेलिजेंट है, उसका एक पर्टिकुलर फील्ड है, वो उसका मास्टर है, हर फील्ड में हम नहीं हो सकते। और जो कॉमर्स से करते हैं तो उसके लिए मतलब क्या प्रोफेशंस का? देखो कॉमर्स में जैसे चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, सीए हो गया, सीएस हो गया, फाइनेंस में जा सकता है, मैनेजमेंट में जा सकता है, मतलब बीबीए, हाँ बीबीए, एमबीए, बिल्कुल, और एमबीए में भी आगे मतलब एचआर वेचआर जो भी है, मतलब ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस हैं, बिल्कुल हैं। मैं यही कह रही थी कि ब्रांच आप कोई भी लें, ऑप्शन बहुत हैं, लेकिन वही आप वाली बात है, प्रोफेशन देख करके चूज करें। अगर आपको इंटरेस्ट है पैसे में, फाइनेंस कैलकुलेशन में, अकाउंट्स में, उन चीज़ों में, तो आप कॉमर्स में जाए, सिंपल है, इसमें तो ये है ही नहीं। साइंस में इंटरेस्ट है तो 2 ऑप्शंस आते हैं आपके पास, फिर वो आपका प्रोफेशन किस सब्जेक्ट में है आप उधर देखें। और अगर आपका इनमें भी नहीं है तो एक आर्ट्स भी है ऑप्शन, जिसको एक ये समझा जाता है कि रद्दी बच्चे ही लेते हैं। हाँ, लेकिन ये गलत है, ये मिथ है। और जबकि मुझे ये लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग वैसे आर्ट्स होता है, बिल्कुल होता है। उसमें मतलब कल्चर और फाइन आर्ट और ये थिएटर, म्यूजिक, पता नहीं क्या क्या इतना मतलब इंटरेस्टिंग चीज, पूरा हिस्ट्री आपको देखने को मिल रहा है, पॉलिटिक्स, हाँ पॉलिटी, इकोनॉमी, आप पूरा उधर, बिल्कुल बिल्कुल पूरा का पूरा संविधान कर रहे हो, एलएलबी, एलएलएम, लॉयर, वकील, बिल्कुल, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शंस भाई आर्ट्स को इतना उससे मत देखें। मैं हालांकि साइंस साइड से हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वो बहुत अच्छी स्ट्रीम है, प्रोफेशन पे है ना। अगर आपको आईएएस बनना है तो ठीक है, आप बीटेक करके मतलब या एमबीबीएस करके थोड़ी ना है, कोई मतलब कोई जरूरी नहीं है, बन सकते हो, ऐसा कोई है। बट अगर आप वो सब्जेक्ट्स आप ग्रेजुएशन में पढ़ें और वही फिर तैयारी करें तो कितना मजा आएगा, मतलब तैयारी बोझ नहीं होगी, इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली। अब हम बात करते हैं कि जो ऑब्सेशन है गवर्नमेंट जॉब्स का, उसके बारे में कि देखो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है, आपने भी पढ़ा है, मैंने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है कि बस गवर्नमेंट जॉब लगे, गवर्नमेंट जॉब लगे, चाहे वो ग्रुप डी लगे या कुछ भी। जॉब अच्छी है सारी, खराब नहीं है, बट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब कोई काम सारे अच्छे नहीं है तो ठीक है, उसके लिए वो लोअर लेवल की होगी, बट कोई अच्छा है तो उसके अच्छे लेवल। बट आपने एक माइंड रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि जी गवर्नमेंट जॉब बस, तो बच्चे इसमें बड़े परेशान है। कोई 6 साल तैयारी कर रहा है, कोई 10 साल तैयारी कर रहा है, उनका कुछ नहीं हो रहा है। मैं यही चीज़ कह रही थी ना आपको कि जब हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की या किसी भी सेक्टर में हम काम करते हैं, हम और पूरी लोग क्या देखते हैं, आप भी इसी यहीं रहते हो, मैं भी यहीं रहती हूँ, कि जिसका सिलेक्शन हो गया उसको तो सब वाहवाही, मानते हो आप ये बात, लेकिन जिसका नहीं हुआ उसको बहुत अलग ही नज़रिए से देखते हैं, या फिर उसको बार बार फील करवा देते हैं उसका हो गया तेरा नहीं हुआ है। तो एक तो चीज़ में ना मेरा बहुत मन करता है इस चीज़ पे कि कई बार मैं जो हो गया वो तो सब करते हैं वाहवाही, जिनका नहीं हुआ ना उनसे बात की जाए, उनको कहा जाए कि हम क्या तो कुछ और डिजर्व करते हैं, कुछ और बेटर कर सकते हैं। दूसरा आप वाली बात है कि गवर्नमेंट जॉब का एक ऑब्सेशन है, ये सच में ही एक ऑब्सेशन ही बना हुआ है कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई। मैंने गवर्नमेंट जॉब वालों को भी रोते हुए देखा है। एक्चुअल में गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब एक्चुअली मीन्स कि काम आप कोई भी कर रहे हो, अल्टीमेट रीजन देखो, कोई इस बात को माने ना माने, क्या है? पैसा, पैसा और खुशी, मैं वो काम करने में मजा आना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोग पैसे को ही देखते हैं, खुशी
कई बार ऐसे भी लोग जॉब कर रहे हैं कि उसको उसमें खुशी नहीं है, लेकिन भाई महीने वाले दिन पैसा अच्छा आ रहा है, घर चल रहा है, उसको भी देखते हैं। तो पैसा तो आप कमा लेंगे अगर आप मेंटली फिजिकली बिल्कुल स्टेबल हैं। मैं मेंटली भी बात करती हूँ, बहुत ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट जॉब का ऑब्सेशन है, ठीक है, आप तैयारी करो, सिक्योरिटी है। कुछ लोगों को ये भी लगता है, सर मैं रहती हूँ सेक्टर में, तो बोलते हैं जॉब सिक्योरिटी है, भाई हमें कोई निकाल नहीं सकता, प्राइवेट सेक्टर में आपको कभी कोई निकाल दे। लेकिन एक फैक्ट है जी, कोई नहीं निकालेगा अगर आप में स्किल हैं। आप अपने अंदर इतना पोटेंशियल रखो, इतनी कैपेबिलिटी रखो, फिर आपको कोई नहीं निकालेगा, और निकालेगा तो आप अपना करेंगे, कुछ और कर लेंगे, दूसरा मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ है। एक तो सिक्योरिटी वाला रीज़न, एक ठीक है भाई मंथली फिक्स आता है, कितनी पेमेंट आ रही है, घर भी अच्छा चल रहा है और टाइम टू टाइम आ रही है। दूसरा देखो ये तो है ही कि गवर्नमेंट जॉब वाली ऑब्सेशन है, इज्जत करते हैं कि सरकारी नौकरी है इसकी। ये मेरे साथ होता है कि जैसे मैंने ये फील किया है कि आस पड़ोस में हुआ क्या कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ठीक है, अब बड़ी कंपनी में काम करता हूँ यूएस की, लेकिन मेरे आस पड़ोस में लोगों को ये लगता है, जैसे मेरा छोटा भाई है वो पुलिस में है, तो उनको ये उन्होंने बल्कि मुझे बोल दिया ये आस पड़ोस में कि यार तू ज़्यादा पढ़ाई करता था दिन रात और गवर्नमेंट जॉब वो लगा, मतलब होशियार तो वो हुआ, तू तो नहीं हुआ। तो मतलब सोसाइटी भी ये चीज़ें क्रिएट कर रही है, गवर्नमेंट जॉब Exactly. का ऑब्सेशन। ये सच्चाई है, कोई माने या ना माने कर रहे हैं, उसको एकदम से इज्जत देने लग जाएंगे, हाँ, रिस्पेक्ट देने लग Respect जाएंगे देने और लग प्राइवेट जाएंगे। वाले की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, प्राइवेट वाले के रिस्पेक्ट, चाहे वो ज़्यादा अर्निंग कर रहा हो, ये भी फैक्ट है। लेकिन फिर मैं यही कहती हूँ, आपकी चाबी बाहर मत दो ना किसी को भाई। नहीं, पर एक मजबूरी है ना, हरियाणा में रिश्ते नहीं होते प्राइवेट जॉब। सर फिर एक बात बताओ, अगर जॉब से रिश्ता आ रहा है तो आपसे नहीं आया ना वो, मैं तो ये भी कहना चाहूंगी, वो जो रिश्ता आ रहा है सच है सर, फिर वो रिश्ता आपका जॉब की वजह से हुआ है, आपकी क्वालिटीज़ की वजह से नहीं हुआ है। फिर ऐसे बस चल रहा है तो चल रहा है, अब क्या कर सकते हैं, समाज की चीज़ें हैं। लेकिन मैं कहूँगी कि इस पर भी थोड़ा देखें कि पोटेंशियल क्या है। एक बात बताऊँ, मैंने गवर्नमेंट जॉब वाले भी ऐसे देखे हैं जो बहुत परेशान हैं, और मैंने तक करते हैं लिटरली, रिश्तों में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है उनकी, ऐसी बात नहीं है। समस्या आप जॉब प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, इससे यूँ नहीं है कि आपकी ज़िंदगी शॉर्ट आउट हो गई, समस्या वहाँ है ही नहीं। समस्या मैं तो एक चीज़ कहती हूँ इसमें कि आप ये देखो कि व्यक्ति का ये दिमाग कैसा है, मेंटल सेट कैसा है, ये मत देखो कि वो क्या कर रहा है। अगर मेंटल सेट अच्छा तो कर ही लेगा, आज नहीं तो कल कर लेगा। हाँ ठीक है भाई, गवर्नमेंट जॉब का एक हवा बना हुआ है, मैं मानती हूँ। अभी पीछे पीछे आपको पता है हरियाणा में तो रिजल्ट आए थे, और एकदम से जिसका सिलेक्शन हो गया, पटाखे बज रहे हैं, डीजे बज रहे हैं, अच्छी बात है, सेलिब्रेशन करना चाहिए, खुशियाँ हैं तो सेलिब्रेट करो, मैं इसके पक्ष में हूँ, करना चाहिए। लेकिन प्रेशराइज मत करो बच्चों को, और बच्चा भी प्रेशर फील मत करे, अब की बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। अगर आप में सच में ही जुनून है और नहीं हुआ तो अपने अंदर इतने स्किल डेवलप कर लें कि आप उस चीज़ के लिए नहीं बने। क्या आप ऐसे बने हो कि आप बच्चों को गवर्नमेंट जॉब लगवाना चाहते हैं? ऐसा भी तो एक साइकोलॉजी में टर्म होती है अपराध बोध, अपराध बोध करवा देते कि तुम नहीं लगे तो तुमने कोई बड़ा क्राइम कर दिया है। ये भी एक हिंसा है सर। लोगों को लगता है ना कि हमने क्या किया, हमने तो कुछ कहा ही नहीं। आपने जो वाणी से किसी को दुख दिया है ना, ये एक हिंसा है, मेंटल हैरेसमेंट। बिल्कुल। तो आगे पढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो टाइम को कैसे मैनेज करें। देखो, इसके बारे में ये कहना चाहूँगी कि हर बच्चे की अपनी सिचुएशंस हैं, अपना फैमिली बैकग्राउंड है, अपना मतलब उसको पता है कि वो कितना लर्निंग लेवल पे है, किस लर्निंग लेवल पे कितना कम है या ज़्यादा। कोई बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, किसी को काफ़ी चीज़ें आती है फिर स्टार्ट कर रहा है। पहले तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इसके लिए ना आराम से बैठ करके देखो, हम दुनिया को कुछ भी कह दें, हम खुद से झूठ नहीं बोल सकते, और बोलोगे तो अंतरात्मा अंदर से जवाब देगी कि अरे नहीं ऐसा कहाँ है। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि टीचिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। इसमें यूँ नहीं कह रही मैं कि मैं टीचर हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ टीचिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप टीचर हैं तो प्राउड फील करें, अपने आप को अंडर एस्टिमेट फील मत करें। ऐसा मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि वी आर द नेशन बिल्डर्स, और हम यूथ को बना रहे हैं कहीं ना कहीं, एक हम जीवन में किसी के बदलाव कर पा रहे हैं। दूसरा ये कि आप कोई भी स्ट्रीम ले लें, आर्ट्स ले लो, साइंस ले लो, ठीक है, या कॉमर्स ले लो, आप हर किसी सब्जेक्ट में टीचर बन सकते हैं। तो टीचर का जो स्कोप है वो सभी स्ट्रीम में और सबसे ज़्यादा है, इसीलिए आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, लेकिन आप उसमें बाय चॉइस जाएं। हाँ, ये जो मिथ बना हुआ है ना लोगों में कि टीचिंग प्रोफेशन को कोई कहता ही नहीं कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, नहीं कहता कोई भी। हाँ, इसको हम चेंज कर सकते हैं। और सच तो है ही कि टीचर, जिसको पहले हम गुरु बोलते थे, बहुत चेंज लाता है एक बच्चे के जीवन में, पूरा एक लाइफ इम्पैक्ट होती है आपसे। तो ये बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन बाय चॉइस जाएं, बाय चांस ना जाएं, क्योंकि किसी की ज़िंदगी का सवाल है। मैं तो यही कहना चाहूँगी। और कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये तो आप आए, हमें अच्छा लगा, और हम उम्मीद करते हैं कि और भी टीचर्स आएंगे, ठीक है, और हम गाइड करते रहेंगे, क्योंकि हमारी इंटेंशन है बच्चों को गाइड करना।
और वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकता है। तो मेरी जो कोशिश रहती है वो ये रहेगी कि जैसे मैं टीचिंग से लेके आ रहा हूँ, तो मैं और अपना मतलब अदर प्रोफेशंस में भी, जैसे सीए हैं या डॉक्टर्स हैं, मैं उनको इनवाइट करूँगा। तो अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो मैं इनवाइट कर रहा हूँ सबको, अगर कोई किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो बिजनेसमैन है या वो टीचर है या वो मतलब कोई लॉयर है, वकील है, कोई एमबीए है, एचआर मैनेजर, कुछ भी है, बिल्कुल तो सभी इनवाइटेड हैं बच्चों को गाइड करने के लिए, क्योंकि मेरा इंटेंशन है बच्चों को गाइड करना 10th-12th के बाद, या 10th-12th के जो बच्चे होते हैं उनको गाइड करना, और ग्रेजुएशन में, क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल टाइम है बच्चों का। बिल्कुल जब इसी में करियर डिसाइड होते हैं, तो क्योंकि मैंने ये चीज़ें झेली हैं कि मैं कॉमर्स से था, फिर मैंने इंजीनियरिंग में गया, और ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि समय पे अगर गाइडेंस रहती तो कुछ साल मैं अपने बचा सकता था। बिल्कुल डेफिनेटली कर तो सकते हैं हम ऐसा। तो आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं फिर मिलेंगे बिल्कुल फिर जरूर मिलेंगे, किसी और किसी और टॉपिक पे मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है चलिए, सर, ठीक है, धन्यवाद।